अभी हम कह सकते हैं शीत युद्ध वह युद्ध होता है जिसमें सारी दुनिया लगता तो है कि विश्व युद्धरत है, या दो से अधिक देश युद्धरत हैं, लेकिन उनमें युद्ध नहीं होता है। वातावरण सुनने से लगता है कि युद्धरत हैं, लेकिन इनमें युद्ध नहीं होता है। बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। जैसे जैसे परिवेश बदलता है, वातावरण बदलता है, तो हमारे अंदर या जो भी संस्थाएं हमारी उनमें सुधार होना भी लाजमी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। आज आप लोगों की एज कुछ और है, आप लोगों का वातावरण कुछ और है। आगे चल के आपके जीवन में परिवर्तन होंगे, कुछ जिम्मेवारियां और मिलेंगी परिवार की, तो आपको अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। जैसे आप हैं वैसे नहीं रहोगे, क्योंकि सुधार प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो बदलते परिवेश में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सुधार होना आवश्यक थे। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाज़ें उठी हैं। हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करने के लिए आवाज़ें उठी हैं। बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन आज तक सुधारों की प्रवृत्ति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। दो तरह के बुनियादी मतलब आधारभूत सिद्धांत या आधारभूत सुधारों की आवश्यकता है। और वो कौन सा मसला है? एक तो यह कि यह इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बनावट है और इसकी जो प्रक्रियाएं हैं इसमें सुधार कर दिया जाए। दूसरा, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। यानी इस संगठन के पहली बात तो आती है कि संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए, और तीसरी, इसके न्यायाधिकार में जो भी मामले आए हैं उनकी जांच की जाए कि इसने कौन से मामलों पर क्या फैसले दिए हैं और उस संगठन में किस प्रकार से परिवर्तन की और आवश्यकता है। लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के ये सुधार जरूरी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश हैं, पता आपको 193 कंट्री जिसकी मेंबर्स है, तो ये सभी देश इस बात से सहमत हैं कि दोनों प्रकार के सुधार उसमें हों। दोनों सुधारों में क्या क्या होना है? संगठन की बनावट और प्रक्रिया में सुधार हो, और इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। दरअसल दोनों देशों के बीच में, यानी इस तरह के जो सुधार के मसले हैं, इन सुधार के मसलों में दोनों तरह के ये सुधार जरूरी है, और देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना और कब करना है। मतलब देश तो तैयार हैं कि इसमें सुधार हो जाए, लेकिन वास्तविकता ये कि इसको कैसे ठीक करना है और कब करना है, इस पर कोई सहमत नहीं। सभी लोग चाहते हैं सब ईमानदार हों, कैसे हों और कब हों ये कोई नहीं कहता। बस आज बेईमान बना रहने तो कल से ईमानदार हो जाएगा। कब हों ये कोई नहीं कहता है, हर व्यक्ति कहता है ईमानदार रहो, चरित्रवान रहो। कब से ये कोई जवाब नहीं देता। आज हो जाने दो, कल देखेंगे। आज बेईमानी हो जाने दो। रिश्वत मत लो, नहीं रिश्वत नहीं लेना चाहिए, बस आज ले लेने दो, कल से तो रिश्वत लेंगे ही नहीं। यही बात इन संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों में है। सभी देश मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में दोनों सुधार होना चाहिए, लेकिन कैसे और कब, इस बात पर इन देशों में सहमति नहीं है। बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है सुरक्षा परिषद, और बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है।
सुरक्षा परिषद का कामकाज क्या है। इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद, यानी सुरक्षा परिषद से जुड़ी एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 15 सदस्य हैं, जिनमें 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। और सबसे ज़्यादा मांग उठ रही है अब इसमें कि इसके स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए, यानी अस्थायी सदस्य भी ज़्यादा कर दिए जाएं और स्थायी सदस्यों को भी ज़्यादा किया जाए, ताकि समकालीन विश्व राजनीति में वास्तविकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। नहीं, आज वर्तमान परिस्थितियों में विश्व राजनीति में जो वास्तविकता है उसकी सही तरह से पहचान हो सके। केवल हमने 5 देशों को, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 देशों को स्थायी सदस्य बनाया गया है। और ये कब बनाए गए थे? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और ये दुनिया की शक्तिशाली देश थे। इनमें नंबर 1 पर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 देश थे, उस समय शक्तिशाली थे और इन्हीं 5 को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया और इनको विशेषाधिकार दे दिया गया। विशेषाधिकार, वीटो पावर, निषेधाधिकार भी इसको कहते हैं। निषेधाधिकार, विशेषाधिकार या वीटो पावर कह के संबोधित किया जाता है। इसका मतलब होता है मना करने का अधिकार। इन 5 देशों को वीटो पावर है, मना करने का अधिकार। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, 5 को है। यानी सुरक्षा परिषद में कोई निर्णय हो रहा हो, किसी बात पर बहस हो रही हो, विचार कर रहे हो और विचार के पश्चात उस पर निर्णय लिया जाए, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य शामिल हैं। 15 सदस्य देश उसमें बैठे हों। 15 में से 14 सदस्य देश एक किसी भी निर्णय के पक्ष में बात करने लगे कि इस निर्णय को हो जाना चाहिए, ये कार्य होना चाहिए, 14 देश। लेकिन एक देश जिसको वीटो पावर प्राप्त है, जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, वो मना कर देता है कि नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। तो फिर वो जो निर्णय था, 14 लोग यद्यपि सहमत थे लेकिन एक ने मना कर दिया, तो वो निर्णय पारित नहीं होगा, वो कानून पारित नहीं होगा, वो निर्णय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 5 महाशक्तियों को या 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। इसको निषेधाधिकार कहते हैं, यानी मना करने का अधिकार। समझ में आ गया वीटो पावर क्या होता है? और इसी मसले को लेकर के सुरक्षा परिषद में, इसी मसले को लेकर के सुधार की आवश्यकता है। सभी देश चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाई जाए। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और उसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ये चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है इसको बढ़ाया जाए। हर देश जो भी उसका सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसको एक पैसा देना पड़ता है संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने के लिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जब बनाया है तो वो चलेगा कैसे? उसमें बजट देना पड़ता है। सबसे ज़्यादा अमेरिका देता है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, अन्य देश है। 193 देशों से पैसा इकट्ठा होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट के लिए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने सेना भी रखी है और उस सेना से वो देश कोई बात नहीं मानता तो वो कार्यवाही भी करता है। न्यायाधीश हैं, उनको वेतन, सचिव उनको वेतन, अन्य अधिकारी कर्मचारी इनको वेतन भत्ते सब कुछ देना पड़ता है। इन सब के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को बजट की प्रक्रिया को या बजट की प्रक्रिया और इसमें प्रशासनिक सुधार चाहते हैं सभी देश। जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज़्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए। मतलब अगर ये पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो न्यायिक क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ हस्तक्षेप करे, कहाँ कहाँ हस्तक्षेप ना करे, तो इसके लिए जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने वाले उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, जैसे किस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया जाए, किसको ना ले जाया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ किस मुद्दे पर निर्णय ले, किस पर ना ले,
इस सवाल की अगर बात की जाती है तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा के मामलों में हस्तक्षेप करे। जो दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये मुद्दे संयुक्त राष्ट्र संघ में आना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार में इन मुद्दों को लाया जाए। जबकि औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाइयों के कामों, कुछ लोग कहते, देखो दो प्रकार के लोग हो गए, कुछ कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा और शांति के मुद्दे को अपने हाथ में ले ले, सुरक्षा और शांति के मुद्दे पर काम करे। तो कुछ लोगों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय भलाई के और विकास के काम करे, मनुष्य की भलाई और विकास के काम करे, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य के लिए काम करे संयुक्त राष्ट्र संघ, शिक्षा के लिए काम करे संयुक्त राष्ट्र संघ, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए काम करे संयुक्त राष्ट्र संघ, और जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी काम करे संयुक्त राष्ट्र संघ। यानी पॉपुलेशन का जो इंक्रीज हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को काम करना चाहिए। और साथ ही साथ मानवाधिकार यानी मानवों को जो उनके उचित अधिकार हैं वो दिए जाएं, और लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय। लिंगगत न्याय जानते हो, केवल स्त्री और पुरुष होने के लिंग के अनुसार जब लोगों के साथ अन्याय होता है तो इसको लिंगगत न्याय कहा जाता है। तो लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय, कैसा न्याय? लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय तक सीमित रखे। आइए हम दोनों ही किस्मत के सुधारों पर नज़र दौड़ाएं। हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नज़र दौड़ाएं। दोनों किस्म के सुधार कौन कौन से? एक तो सुरक्षा और शांति का, और दूसरा मानव कल्याण और विकास का। ये दोनों प्रकार के सुधारों पर नज़र दौड़ाएंगे हम। इस चर्चा में हम ज़्यादा जो ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे। ढांचा और प्रक्रिया। ढांचे का मतलब है सुरक्षा परिषद का ढांचा कैसा। सुरक्षा परिषद में महासभा शक्तिशाली हो, या संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा शक्तिशाली हो, या सुरक्षा परिषद शक्तिशाली हो, काउंसिल परिषद जो है, नहीं किसको शक्तिशाली बनाया जाए, इसका ढांचा कैसा हो और इसकी प्रक्रिया क्या हो। पहले तो उसका ढांचे में कितने लोगों को शामिल करना है, कितने लोगों को स्थायी सदस्य बनाना है, कितने देशों को अस्थायी सदस्य बनाना है, ये ढांचागत। और प्रक्रिया मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ कौन कौन से कार्य करे, शांति के लिए कार्य करे, सुरक्षा के लिए करे, या मानव कल्याण या विकास के लिए कार्य करे। तो दोनों प्रकार की हमें चर्चा पर जोर देना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद सन 1945 में हुई थी, सबको पता है, 24 अक्टूबर 1945। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो अच्छाइयाँ थीं, जब महायुद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो विश्व राजनीति की जो अच्छाइयाँ थीं या सच्चाइयाँ थीं, उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ था। विश्व राजनीति की जो वास्तविकताएँ थीं, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। और इसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती थीं। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयां बदल गई हैं। 1991 से आए बदलावों में से कुछ निम्नलिखित हैं। सोवियत संघ बिखर गया। सोवियत संघ का क्या हुआ? बिखर गया। सबको पता है सोवियत संघ बिखर गया था। रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक हो गए। पहले रूस और अमेरिका यानी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध में खटास थी, अब ज़्यादा रोचक हो गए और अच्छे संबंध हो गए, सहयोगात्मक संबंध। चीन बड़ी तेज़ी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। पहले चीन शक्तिशाली नहीं था, लेकिन अब चीन भी एक महाशक्ति के रूप में बड़ी तेज़ी से उभर रहा है। भारत भी तेज़ी से इस दिशा में अग्रसर है। भारत भी एक महाशक्ति के रूप में आगे आ रहा है। अभी हाल ही में कल अर्थात 23 अगस्त 2023 को भारत ने शाम 6:04 पर
चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की है, सफलतापूर्वक वहाँ पर पहुँच गया है हमारा मिशन चंद्रयान-3 का। और ये विश्व में भारत ही एक अकेला देश है जिसने चंद्रयान-3 को सर्वप्रथम चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने की प्रक्रिया की है। तो भारत भी इस ओर अग्रसर है। एशिया भी की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। एशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। हम एशिया में हैं, दक्षिण एशिया हो, पूर्वी एशिया हो, मध्य एशिया हो, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो अप्रत्याशित रूप से तरक्की कर रही है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। अनेक देश, नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। ये देश कौन कौन से हैं? यानी सोवियत संघ के आज़ाद हुए देश हैं अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। यानी सोवियत संघ में जो पहले संगठन में थे अब वो आज़ाद हो गए, अलग अलग हो गए सोवियत संघ के बिखराव के बाद, तो वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गए। या फिर पूर्वी एशिया के देश जो स्वतंत्र हुए हैं, या पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व देश जो थे पहले वाले, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी। कौन कौन सी चुनौती हैं आज हमारी दुनिया में? सबसे पहली चुनौती है जनसंहार, लाखों की संख्या में लोगों को मारा जाना। ये हमारे समाज के सामने या दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। गृह युद्ध, कभी कभी देश के अंदर ही आपस में युद्ध होने लगते हैं। जातीय संघर्ष, जातिवाद के आधार पर संघर्ष होते हैं। आतंकवाद, आतंकवाद की जड़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और ये पूरे क्षेत्र को, पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेता जा रहा है। परमाणविक प्रसार, परमाणु ऊर्जा का प्रसार हो रहा है जिससे बम इत्यादि चीज़ें बनाई जा रही हैं। और जलवायु में बदलाव, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। जब वर्षा का समय होता है बारिश नहीं होती है, सर्दी के समय सर्दी नहीं होती, गर्मी के समय गर्मी नहीं होती है, या फिर अत्यधिक वर्षा होने लगती है, अत्यधिक सर्दी पड़ने लगती है, अत्यधिक गर्मी पड़ने लगती है। जलवायु में परिवर्तन हो रहा है सीधा सीधा। कभी कभी बरसों तक बारिश ही अच्छी नहीं होती है, कभी कभी इतनी बारिश होती है कि वहाँ जनधन की हानि हो जाती है। तो ये इसको कहते हैं जलवायु में परिवर्तन, यानी क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण की हानि, और पर्यावरण की हानि हो रही है, हर प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हमारे वायुमंडल में इतनी जहरीली गैसें घुल गई हैं, हम इन गैसों के द्वारा हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं और हम बीमार रहते हैं। हमारा मानव समुदाय अतिशीघ्र नष्ट होने की कगार पर है यदि पर्यावरण में सुधार ना किए गए। और महामारी, वैश्विक महामारी, महामारी आप जानते होंगे ना। सबसे पहले हमारे इसमें वर्णन है इन्फ्लुएंजा, इसके बाद अभी हाल ही में कोविड-19, ये महामारी, वैश्विक महामारी, एपिडेमिक। ये सारी समस्याएं क्या हैं दुनिया के सामने आज हैं। एक बार हम फिर देखें कौन कौन सी समस्याएं हैं, आपको बताई हमने अभी। जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणु प्रसार, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि और महामारी। ये सारी समस्याएं दुनिया में आज मौजूद हैं, विश्व के सामने ये चैलेंज है। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989, यानी 1989 में शीत युद्ध का अंत हुआ था। कब हुआ था शीत युद्ध का अंत? शीत युद्ध का अंत 1989 हो रहा था। यानी शीत युद्ध का अंत 1989 में जब हो रहा था तो विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ से काम चल जाएगा? पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति करने के लिए हुई थी। अब हमारे सामने इतनी चुनौतियां हैं विश्व के सामने, अब हमें संयुक्त राष्ट्र संघ को इन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। पर्यावरण से भी निपटना है, महामारी से भी निपटना है संयुक्त राष्ट्र संघ को, आतंकवाद से भी निपटना है, गृह युद्धों से भी निपटना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है। जो कुछ करना जरूरी है, क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है? इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके? इसके लिए कौन से सुधार जरूरी हैं? पिछले 15 सालों के से इसके सदस्य देश
इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पिछले 15 सालों से इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य प्रयासरत हैं, लेकिन आज तक ये प्रश्न के उत्तर नहीं मिले। कौन कौन से प्रश्न, एक बार हम प्रश्न दोहरा दें आपको। शीत युद्ध का अंत हो गया है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है? ये एक पहला प्रश्न है। ये 15 साल से इसकी खोज की जा रही है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। दूसरा है, जो कुछ करना जरूरी है, क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है? ये दूसरा प्रश्न है। पावरफुल है संयुक्त राष्ट्र संघ जो करना है, जो हमारी चुनौतियां हैं इसके लिए? तीसरा प्रश्न, इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या करना है और कैसे करना है? चौथा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन से सुधार जरूरी हैं? पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगला इसका है प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रक्रिया है और ढांचे, इसमें सुधार, इसमें दोनों ही बातें आ जाएंगी। ढांचे में सुधार में आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी और अस्थायी सदस्यों को किस प्रकार से देखना है। इससे पहले हम आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सचिव जो रहे हैं, महासचिव, इनकी सूची आपको बता देते हैं कौन कौन हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे। हम सबसे पहले देखते हैं ट्राइग ली, 1946 से 1952, ये नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को इजिप्ट बोलते। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों की अगर सूची की बात की जाए तो अभी तक कुल 8 महासचिवों की नियुक्ति हुई है और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाया है। सबसे पहले आते हैं ट्राइग ली, ये 1946 से लेकर के 1952 तक इनका कार्यकाल रहा और ये नॉर्वे के एक वकील और वहाँ के विदेश मंत्री रहे। यानी ये लॉयर भी थे और एक विदेश मंत्री पद पर रहे। इनका हमारे देश के साथ क्या संबंध है, इसको देखो। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनातनी चलती है, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी लड़ाई हुई है, उसमें युद्ध विराम के लिए प्रयास किया था इन्होंने। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ था, उसमें युद्ध विराम के लिए इन्होंने प्रयास किया था। कोरिया युद्ध को शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहने पर आलोचना भी हुई थी। जब कोरिया युद्ध हुआ था और उसको ये शीघ्र समाप्त नहीं करवा पाए थे, तो इनकी आलोचना भी हुई थी। दोबारा महासचिव बनने का सोवियत संघ ने विरोध किया और महासचिव के पद से त्याग पत्र दे दिया। ये दोबारा चाह रहे थे कि हम फिर दोबारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बन जाएं, तो इन्होंने दो प्रयास किया, लेकिन सोवियत संघ ने इनका विरोध किया और इन्होंने फिर महासचिव के पद से त्याग पत्र दे दिया। तो इन्होंने भारत के साथ एक अच्छा काम किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें युद्ध विराम करने के लिए प्रयास किया था। ये नॉर्वे के एक वकील और वहाँ के विदेश मंत्री पद पर रहे हैं। कोरिया युद्ध को समाप्त नहीं करवा पाए थे, तो इनकी आलोचना भी हुई थी। अब नाम आता है दूसरा, डेग हैमरशोल्ड। ये 1953 से 1961, डेग हैमरशोल्ड 53 से 61 तक, ये स्वीडन के रहने वाले थे। और इनके बारे में बताएं हम आपको, ये अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री और वकील ये भी थे, लॉयर भी थे और अर्थशास्त्री भी थे। सुएज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने और अफ्रीका के औपनिवेशीकरण के लिए काम किया। सुएज नहर आपको पता है कहाँ है?
लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर के तक जोड़ने वाली नहर को स्वेज नहर कहा जाता है, और ये मिस्र के तटवर्ती इलाकों में आ जाती है। तो इसलिए मिस्र के राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वेज नहर का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो ये मिस्र के क्षेत्र में आ जाती है। ये पोर्ट सईद से लेकर के स्वेज तक बनी हुई है। इसकी लंबाई लगभग 156 किलोमीटर है स्वेज नहर की। तो स्वेज विवाद को इन्होंने सुलझाने का प्रयास किया था और अफ्रीका के औपनिवेशीकरण के लिए काम किया था। अपनी अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके औपनिवेशीकरण के लिए इन्होंने काम किया। कांगो संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। ये कांगो संकट उस समय चल रहा था, तो डेग हैमरशोल्ड ने उस कांगो संकट को सुलझाने का प्रयास किया था और इन्हें मरणोपरांत, मरने के पश्चात नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका की आलोचना की थी। सोवियत संघ ने और फ्रांस ने इनकी आलोचना भी की। ऐसे और भी महासचिव मिलेंगे आपको आगे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, एक दो तो अभी और हैं इसमें। यू थांट 1961 से लेकर 71 तक, ये बर्मा, वर्तमान में इसको म्यांमार कहा जाता है, नाम परिवर्तित हो गया। ये शिक्षक और राजनायक थे, ये टीचर भी थे और राजनायक। कहा जाता है शिक्षक की गोद में सृजन और प्रलय दोनों एक साथ खेलती हैं। शिक्षक की गोद में ही प्रलय और सृजन खेलता है। वो चाहे तो प्रलय कर दे, वो चाहे तो सृजन कर दे। ये शिक्षक की गोद में ही होता है सब कुछ। वो चाहे तो सिकंदर बना दे और वो चाहे तो पोरस बना दे, उसी के ऊपर है। वो चाहे तो चंद्रगुप्त बना दे, वो चाहे तो नंद वंश को मिटा दे, वो चाहे तो कौरवों का विनाश करवा दे, वो चाहे तो पांडवों को बना दे। ये शिक्षक का ही काम है। तो ये शिक्षक थे। शिक्षक और राजनायक क्यूबा के मिसाइल संकट के समाधान और कांगो के संकट की समाप्ति के लिए प्रयास किए। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना बहाल की। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की आलोचना की। क्यूबा का मिसाइल संकट आपको शायद पता हो, जब सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों के बीच तनातनी चल रही थी, शीत युद्ध चल रहा था। उस दौरान सोवियत संघ ने क्यूबा, जो कि अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, एक छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप पर इनका कब्जा हो गया सोवियत संघ का, और वहाँ जाकर के इन्होंने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। सोवियत संघ से जब जहाज क्यूबा के लिए जा रहे थे, तो अमेरिका को जब लगा, चूँकि क्यूबा पर सोवियत संघ की मिसाइलें तैनात हो चुकी थी और क्यूबा, ये मान लेते हैं कि बिल्कुल अमेरिका के नज़दीक है। हम आपको यहाँ नक्शा यदि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ देखें, ये है अमेरिका और यही कहीं क्यूबा है, ये है क्यूबा। सोवियत संघ यहाँ था, यहाँ मिसाइलें तैनात कर दी थी। अमेरिका पूरा क्यूबा की मिसाइलों की जद में आ गया, और जब वो वहाँ पहुँचा, यानी ये क्यूबा है और ये अमेरिका है, सोवियत संघ ये है, तो यहाँ क्यूबा में मिसाइलें तैनात किसने कर दी थी? सोवियत संघ ने। इसके बाद यहाँ से और जहाज आ रहे थे, तो अमेरिका ने इन जहाज़ों को, यानी कि इस अटलांटिक सागर में रोक दिया। जब इन जहाज़ों को रोका, अमेरिका को लग रहा था कि अब हमारे अगर किसी भी प्रकार की हरकत होती है तो क्यूबा से मिसाइलें चलना तय था। तो इस क्यूबा का जो मिसाइल संकट था, इस मिसाइल संकट के समाधान में के लिए काम किया था किसने? यू थांट ने। और कांगो संकट की समाप्ति के लिए प्रयास किया। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना बहाल की
और वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की आलोचना। अगले आते हैं कुर्ट वाइल्डहेम, 1972 से 1981। ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कूटनायक और विदेश मंत्री क्या थे? ये कूटनायक और विदेश मंत्री थे। कूटनीति वाला जो कूटनायक होता है, जो कूटनीतियां बनाता है देश के लिए, और वहाँ के विदेश मंत्री भी थे। नामीबिया और लेबनान, नामीबिया और लेबनान, चूंकि नामीबिया का नाम आता है तो हम आपको एक बार बता दें, नामीबिया वह राष्ट्र है जहाँ से अभी कुर्नो अभ्यारण्य के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ चीते लेकर आए थे, नामीबिया से लेकर आए थे। तो कूटनायक और विदेश मंत्री नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान के प्रयास किए। बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख, तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी का चीन ने विरोध किया। अगले आते हैं जेवियर पेरेदा कुइयार, 1982 से 91, ये पेरू के थे और ये भी वकील और राजनायक थे। साइप्रस, अफगानिस्तान और अल साल्वाडोर में शांति स्थापना के लिए प्रयास किए इन्होंने, और नामीबिया की आज़ादी के लिए मध्यस्थता। फॉकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच मध्यस्थता। फॉकलैंड और ब्रिटेन के बीच जब युद्ध हो रहा था तो इन्होंने उसके बीच मध्यस्थता की थी। बुतरस घाली, ये 1992 से 1996, ये मिस्र के राजनायक, विधिवेत्ता और विदेश मंत्री थे। विधिवेत्ता मतलब कानून के ज्ञाता, और विदेश मंत्री थे। एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की। इनका एक बुतरस घाली का यहाँ आप नोट कर लो, एन एजेंडा फॉर पीस, एन एजेंडा फॉर पीस। शांति के लिए एजेंडा बनाया था इन्होंने, नामक रिपोर्ट जारी की। मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान चलाया। बोस्निया, सोमालिया और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के लिए आरोप लगे। गंभीर असहमतियों के कारण, बहुत सारी इन पर असहमति दर्ज की गई। गंभीर असहमतियों के कारण अमेरिका ने दोबारा महासचिव बनने का विरोध किया और दोबारा ये महासचिव नहीं बन पाए। कोफी ए अन्नान, 1997 से 2007 तक रहे। ये घाना के निवासी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के विधिकारी एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया। यानी कोफी अन्नान ने, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारी भी थे ये पहले से, और क्या किया था इन्होंने? एड्स बीमारी होती है, आप लोग जानते होंगे, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। एड्स, टीबी, इसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, ये फेफड़ों पर काम करती है और ये भी संक्रामक बीमारी है। टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया था। ये जानलेवा बीमारियां हैं, इन तीनों बीमारियों से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया था कोफी ए अन्नान ने। अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध, अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया था तो इन्होंने उसको अवैध घोषित कर दिया था। 2005 में मानवाधिकार परिषद तथा शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की थी इन्होंने, और 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। कभी आपके सामने प्रश्न आ जाए मानवाधिकार परिषद तथा शांति के संस्थापक कौन है, तो कोफी ए अन्नान ही है। बान की मून 2007 से 16 तक कोरिया गणराज्य यानी दक्षिण कोरिया के निवासी हैं। ये कूटनायक और विदेश मंत्री रहे हैं। इस पद पर बैठने वाले दूसरी एशियाई जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला, यानी एशिया के दूसरे व्यक्ति थे और उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला था। जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है इस पर प्रकाश डाला था। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य पर ध्यान दिया। यूएन वीमेन के निर्माण के लिए काम किया। युद्ध, वियोजन और परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया।
लास्ट है अंतिम, अंतोनियो मनुएल दे ओलिवेरा गुटेरेस, इनको शॉर्ट में अंतोनियो गुटेरेस बोला जाता है। 2017 में इनकी पदस्थापना हुई और ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं 1995 से लेकर 2002 तक। इसके बाद यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज 2005 से 15 तक, बाद में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष 1999 से 2005, अभी वे संयुक्त राष्ट्र संघ के 90 महासचिव हैं। कौन है? गुटेरेस, ये सचिव हो चुके हैं। अब हमारा आता है प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार।